हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हिंदी भाषा में आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपने एक्सेसिव रेनफॉल फील की है। नॉर्थ इंडिया में मोर देन एवरेज रेनफॉल बीते कुछ 4 महीने में ऑब्जर्व की गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मॉनसून का अर्ली अराइवल भी था। साथ में सितंबर के माह में और भी ज्यादा रेनफॉल अभी भी दिख रही है। और एक और बड़ा जो फैक्टर समझ में आया वो बीते कुछ समय से यह बात भी साइंटिस्ट के द्वारा चर्चा की जा रही है कि क्या इस बार का रेनफॉल या इस बार का मॉनसून इतना इंटेंसिफाई था कि वो तिब्बतियन प्लेट्यू तक पहुंचा। अब इसी बीच जो है एक नई रिसर्च सामने ये आ रही है कि इस वर्ष हुए एक्सेसिव रेनफॉल के पीछे मे भी पॉसिबल है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है बट इन विंटर्स, ये प्रोएक्टिवली इंडिया में एंटर हुए और इसके कारण हो सकता है कि इंडिया में ये एक्सेसिव रेनफॉल खासकर पंजाब से हमारी पूरी नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में देखने को मिली। चर्चा करेंगे इस बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली कितनी अधिक वर्षा हुई है, खबर क्या है। तो जरा फोकस करिएगा। इस न्यूज में आप पाएंगे यहां बताया गया है कि उत्तर भारत के राज्यों में विशेषकर पंजाब के इलाके में 1 जून से लेकर जो 4 सितंबर तक का डेटा है वो लिया गया है और इसमें कहा गया कि 53% अतिरिक्त रेनफॉल हुई है। सेम हाल जो है वो दिल्ली का भी रहा। 1% की कमी के साथ दिल्ली ने भी रजिस्टर करा 52% रेनफॉल सेम ड्यूरेशन में। और यही कुछ हाल जो है वो हिमाचल प्रदेश का भी रहा जहां पर औसत से लगभग 50% अधिक रेनफॉल हमें देखने को मिली। और इसमें एक और डेटा यह सामने आता है कि जम्मू कश्मीर और विशेषकर लद्दाख वाला एरिया, अब यहां लद्दाख से आशय है क्या ये वही थ्योरी को जस्टिफाई करने वाली बात है जो ये कहती है कि शायद इस बार का मॉनसून जो है वो तिब्बतियन प्लेट्यू के एरिया में भी प्रवेश करा था। मतलब इस बार का मॉनसून इतना इंटेंसिफाई था कि वो हिमालय से क्रॉस कर पाया। और अगर ऐसा हुआ है, ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा अभी सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, इसलिए हमने इस पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है कि क्या मॉनसून ने क्रॉस किया इस बार हिमालयस को। अभी इस पर बात की जा रही है, पर उससे संबंधित डेटा मैंने आपको बताया कि देखिए जम्मू और कश्मीर वाला एरिया हो या लद्दाख वाला एरिया हो, यहां क्रमशः 46% इस बार, लेकिन लद्दाख वाले एरिया में 444% अतिरिक्त रेनफॉल देखी गई। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है जो हमें बताता है कि इस एरिया में एक्सेसिव रेनफॉल तो हुई है। नॉर्थ इंडियन बेल्ट में सुपर रेनफॉल रहा, इस बार मॉनसून प्रोएक्टिव था। अब यहां पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन निकल कर आ रहा है कि हमारे मॉनसून पर इफेक्ट हमेशा रहता है बहुत सारे फैक्टर्स का, जिसमें अल नीनो हो, ला लीना हो, इंडियन ओशन डायपोल हो या फिर मेडन जूलियन ऑसिलेशन। आई थिंक आपने सुना होगा कि शुरुआती दौर में मेडन जूलियन ऑसिलेशन को काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा था कि इस समय पर जो लो प्रेशर सेंटर्स हैं, क्लाउड्स है या मॉनसूनल जो विंड्स हैं, दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि ये अभी जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है ये बेसिकली हिंद महासागर में। मैं उस चर्चा की ओर आगे नहीं बढ़ना चाह रहा हूं। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि हर वर्ष हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दिखते हैं पर ये विंटर्स में दिखते हैं। अब जरा देखिए यहां पर बताया गया है कि जो हर वर्ष हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दिखते हैं किस समय, गर्मियों के समय, उसकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो डियर ये संख्या लगभग 3 से 4 के आसपास रही करती होगी। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बनाऊं, जब हमारे देश में सामान्य तौर पर परिस्थितियां रहती हैं, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की एंट्री नहीं हो रही होती, तो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस गर्मी के समय 2 या 3 की संख्या में ही आया करते हैं। जून के आसपास एक आध बनता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में जुलाई, अगस्त, सितंबर बिल्कुल खाली रहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। परंतु इस बार यह हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की संख्या लगभग 17 के आसपास थी। यानी कि वो डिस्टर्बेंसेस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एग्जैक्टली क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ एग्जैक्टली क्या होता है। बट आप इतना समझ लीजिए कि वो पश्चिमी विक्षोभ जिनकी संख्या 1 या 2 रहनी थी, ये पश्चिमी विक्षोभ हमारे मानसून के दौरान 17 की संख्या में आए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइप का बिहेव करने वाले लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं, यानी कि कुल मिला के एक साइक्लोनिक कंडीशन वाला सिस्टम जो है वो इंडिया में एंटर करता है। अब आपके दिमाग में हो सकता है प्रश्न आए कि एग्जैक्टली ये होते क्या हैं जो कि इस वर्ष गर्मी में आ गए। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्कटिक का एरिया है, इमेजिन कीजिए, दो जो इस साइड पे आपको दिखाई देगा, आर्कटिक के एरिया की जो पोलर विंड्स हैं, यानी कि ठंडी भारी पवनें हैं, ये चलना स्टार्ट होती हैं। ये मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर तक पहुंचती हैं।
चूंकि ये पवनें ठंडी हैं और भारी हैं, ये पवनें यहां मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर की जो अपेक्षाकृत गर्म पवनें हैं जिनके अंदर मॉइस्चर भी है, उसे अपवर्ड लिफ्ट कर देती हैं। अब ये जो अपवर्ड लिफ्ट होती हैं, इन पवनों के अंदर मॉइस्चर है पर ये इंडिया नहीं आ सकती, बट तभी इन्हें एक सवारी मिलती है। देयर इज अ सुपर एक्सप्रेस वे विच इज यहां से आने वाली जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम जो है वो इंडिया की तरफ आ रही होती है और इस पर सवार होकर ये मॉइस्ट विंड जो है वो इंडिया में एंटर कर जाती है। यही मेन जो सिस्टम है ये कहलाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि यूरोपियन जो एरिया है वहां पर पोलार विंड के मेडिटेरेनियन सी की तरफ मूव करने के कारण विंड्स का अपवर्ड मूवमेंट होता है और ये अपवर्ड मूवमेंट मॉइस्ट विंड हमारे पास जेट स्ट्रीम के सहारे पहुंच जाता है। अब उस समय जेट स्ट्रीम जो है हिमालय से टकराती है और वो जो पवनें हैं वो इंडिया में रेनफॉल कॉज कर देती है। पॉइंट क्लियर है? बट ये सब कुछ कब होता है? ये सब कुछ तब होता है जब पोलार विंड आती हैं यूरोप में, यानी कि यहां पर विंटर्स होते हैं। हमारे यहां भी विंटर्स होते हैं और बारिश होती है। बट ये जो स्थिति थी जब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कंडीशंस या फिर ये लो प्रेशर सेंटर्स जो ज्यादा आ रहे थे इंडिया में, ये गर्मी के समय कैसे हुआ, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं उसके पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी इंडिया में मॉनसूनल कंडीशन हो और ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इनका जब भी इंडिया में प्रभाव होता है तो मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि मॉइस्ट विंड पहले से इंडिया में है और मॉइस्ट विंड एंटर कर जाती हैं, एक्सेसिव रेनफॉल होने लगती है। और 2013 में जो केदारनाथ वाले एरिया में हुआ था वैसी कुछ बड़ी घटनाएं हमें, विनाशकारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। मोर देन 5000 लोगों की डेथ हुई थी। फाइन। अब एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो इस कंडीशन का फॉर्मेशन होता कैसे है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को फॉर्म करते हैं जो कि इस एरिया में आकर फिर जो है वो मैसिव रेनफॉल कॉज करने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए संभावना दो चीजों की बताई जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वाली बात है या फिर ये पश्चिमी विक्षोभ वाली बात है, मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई चीज है। जब भी इंडिया में कोई जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका प्रवेश होता है, उसका रफली अराउंड 10% ये कुछ डिफरेंट टाइप का ही होता है और ये जो 10% है इसे कहा जाता है कट ऑफ लो। अब ये कट ऑफ लो क्या है जो कि गर्मी के समय इंडिया में एंटर करा और इंडिया में इसने रेनफॉल कॉज की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि ये एक प्रकार का लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब का ठंडा केंद्र होता है और संभावना यह बताई जा रही है कि ये एक हिस्सा होता है बेसिकली ऊपर चलने वाली पोलार जेट स्ट्रीम का या आर्कटिक जेट स्ट्रीम से कहा जाता है। यानी कि कट ऑफ लो एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा भाग है जो कि हमारे ऊपर चलने वाली जेट स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करता। यह बिलोंग करता है ऊपर चलने वाली, हमसे भी ऊपर आर्कटिक वाले एरिया में चलने वाली जेट स्ट्रीम से। वहां से ये कई बार जो है, चूंकि ये रोज भी बिहेवियर में जो अपना कोर्स है उसे प्ले करती है, अपना रास्ता तय करती हैं, तो ये मिएंडर कर रही होती हैं और इसी कारण इनके कुछ हिस्से, कुछ लो प्रेशर, कुछ पार्ट्स इस जेट स्ट्रीम के अलग हो जाते हैं। ये जो अलग हुए हिस्से हैं ये ट्रेवल करते हुए हो सकता है कि इंडियन एरिया में एंटर करे हों। यहां पर नक्शे पर नॉर्थ अमेरिका दिखाया हुआ है तो भ्रमित मत होइएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो एक्चुअली में क्या हुआ होगा, जो इसकी संभावना बताई जा रही है वो ये है कि इंडिया में जो जेट स्ट्रीम है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाती है, या तो वो जेट स्ट्रीम के मूवमेंट में या फिर कट ऑफ लो के कारण। कट ऑफ लो मतलब कि जो आर्कटिक एरिया में लो प्रेशर का सेंटर होता है उनके मेन जेट स्ट्रीम से अलग हो जाकर हमारे एरिया में एंटर कर जाने के कारण एक्सेसिव रेनफॉल हो रही होगी। अब यहां पर आपके लिए क्या जरूरी है, तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। अब आपके लिए जरूरी है व्हाट इज कट ऑफ लो। सबसे पहले जान लीजिए कट ऑफ लो इज नथिंग बट अ लो प्रेशर का सेंटर जो कि ठंडा होता है, टेम्परेचर उसका कम होता है। ये आर्कटिक की जेट स्ट्रीम से जो है वो अलग होता है और अलग होने के बाद ये जिस भी स्थान पर जाता है वहां पर ये रेनफॉल कॉज करता है। अब इस रेनफॉल के साथ एक प्रॉब्लम है, चूंकि ये कट ऑफ लो का मूवमेंट काफी स्लो होता है, जब भी ये किसी एरिया में जाता है वहां पर ज्यादा लंबे समय तक बारिश कराता है और इसीलिए वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। यह कोई बहुत नई अवधारणा नहीं है, ये एक प्रॉपरली वेल स्टडीड जो कंडीशन है उसको एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी यह है कि चूंकि ये हर वर्ष
जब भी भारत में पश्चिम विक्षोभ आते हैं उसका रफली अराउंड 10% के आसपास ये होते हैं। फाइन, मतलब इंडिया में आना हो या फिर यूरोप में इनका फॉर्म होना हो, एटलीस्ट यू कैन से कि यूरोप में जब ये फॉर्म होते हैं तो कम से कम जितने वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फॉर्म हुए हैं उनका 10% तो ये आर्कटिक वाले से बिलोंग करता है। मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट और नई चीज नहीं है। लेकिन काम की बात यह है कि ये इस वर्ष मॉनसून के टाइम पर इंडिया में एंटर करे, ऐसा अभी संभावना बताई जा रही है रिसर्च के द्वारा। जो द हंट है उनके द्वारा इसको प्रोक्लेम किया गया है। अभी चाहे वो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल रिसर्च हो, जो कि हिमालयन जियोलॉजिकल रिसर्च हो, इनके द्वारा डेटा की पुष्टि करना, या फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा इस चीज को और ज्यादा क्लियरिफाई करना, ये अभी बाकी है। पर हम कह सकते हैं कि फिनोमिना चूंकि प्रूवन है दैट ये ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, तो मे बी नॉट अ लीड फैक्टर बट यू कैन से एक सहायक फैक्टर के फॉर्म में ये उपस्थित होगा। सो मेक श्योर कि ये जो आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो या फिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो, इनका इस वर्ष गर्मी के समय बनना हमारे एरिया में मैसिव रेनफॉल के रिस्पॉन्सिबल रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा गहराई के साथ समझ में आई होंगी। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जो स्टडी IQ के कोर्सेस हैं, मैं P2I यानी कि प्रतिज्ञा प्लस बैच की बात कर रहा हूं, ये हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। याद रखिए 2026, 27 और 28 तीनों के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप 2028 में तैयारी देना चाह रहे हैं एग्जाम, 27 में या 26 में, तो आपको 3 अलग अलग अप्रोचेस से इन बैचेस में डील करा जाएगा। अगर 26 की आप तैयारी कर रहे हो तो आप लेट हो रहे हो। यहां देखिएगा, यहां बैच जो है वो 9 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, तीनों बैचेस अलग अलग। तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाइए, वहां जाकर आप जो है वो कोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, आप देख पाओगे कौन कौन सी सुविधाएं हैं। कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता होगा, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी। आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर। साथ में अगर आपने इस लेक्चर को यहां तक देखा है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जरूर होगा। आपको चीज़ों को समझकर पढ़ने की आदत होगी और आप इतने समझदार होंगे इस बात के लिए कि आप जानते हो हर वर्ष यूपीएससी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से कलेक्टिवली 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है। 30 से 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली बिलोंग्स टू ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। अगर आप ये चाहते हो कि ये क्वेश्चंस आपको आसानी से बने, आपका प्री डेफिनेटली क्वालिफाई हो, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं एक बात आपको क्लियर करूं कि स्पष्ट तौर पर एक बात जान लीजिए कि ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा माध्यम नहीं चुनता। अगर आप ये चाहते हो कि आपका रिजल्ट सुधरे, हमारे पूरे माध्यम का रिजल्ट सुधरे, तो हमें इसे एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को एक बार कवर कर लेने पर आपसे ना केवल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इवन इनके जो कोर कंसेप्ट्स हैं आप इनको समझ पाओगे। फाइन। जिस सब्जेक्ट में अक्सर विद्यार्थियों को काफी इंटरेस्ट होता है, विच इज जियोपॉलिटिक्स, इज एक्चुअली पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो आप इस सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से, ज्यादा गहराई के साथ इस ऑप्शनल के साथ पढ़ सकते हैं। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उन चीज़ों को देखिए, उस सब्जेक्ट की गहराई को देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि आपके लिए कौन सा वैकल्पिक विषय उचित होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है। मैं आप सभी की राय कमेंट सेक्शन पर जरूर जानना चाहूँगा। बताइएगा कि इस लेक्चर से आप क्या समझ पाए और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। जब भी आप कोर्सेज को एनरोल करो, मेक श्योर कि आपको ये कोड यूज करना है। ये मेरा कोड है विच इज AK लाइव कोड, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज AK लाइव कोड। आपको इस कोड का यूज करते हुए ही कोर्सेज को एनरोल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।